हैं ना, औरत ही घर की लक्ष्मी होती है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। यह सोचते हुए ही वो रो पड़ती है कि इसी दिन के लिए बेटों को लाड प्यार से पाला था, लाखों खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया था, ब्याह किया था उनका। अपने काम और पत्नियों के प्यार में इतना खो गए हैं कि माँ का दिया गया प्यार उन्हें याद ही नहीं रहा। सोच सोच के उसका दिल भर आता है। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफेद साड़ी और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर, मैली कुचैली फटी हुई साड़ी पहने हुए लगभग 70-75 वर्षों की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे की सीढ़ी नुमा चौखट पर कुछ उदास भाव से बैठी हुई थी। लगातार रसोई घर की तरफ निहार रही थी। छोटी बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। उसके सामने पुरानी सी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली रखी थी और साथ में पानी पीने के लिए लोटा पड़ा था। बच्चे खाना खाते हैं तो बहू मेरे लिए भी लेकर आती होगी। खुशबू तो अच्छी आ रही है, जाने क्या बनाया होगा। सोचते सोचते अम्मा को झपकी लग गई। लोटे में पानी डालने की आवाज आई तो अम्मा की झपकी टूटी। देखा छोटी बहू वही सूखी रोटी और दाल थाली में डाल रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से अम्मा के चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान आई थी वापस उदासी में तब्दील हो गई। फिर पूछ बैठी थी, शायद यह उनकी गलती कर बैठी थी। बहू के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो उबली दाल खाते नहीं, और मुझे भी तो दे दो जो बच्चों के लिए बनाया है। जो मिलता है चुपचाप खा लो, इस उम्र में चटकारे सूझते हैं। आपको छोटी बहू नाक चढ़ा कर बोली। इतने में अंदर से छोटे की आवाज आई, माँ पनीर की सब्जी थोड़ी और दे देना, बहुत स्वादिष्ट बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया, पर उससे इतना ना बना कि थोड़ी सी सब्जी ला करके अम्मा को दे दे। अम्मा बड़े बुझे मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा लेकर के छड़ी के सहारे किसी तरह चलती हुई कमरे में रखी हुई चारपाई पर आकर बैठ गई। सूखी रोटी के कौर को किसी तरह निगलते हुए अपने अतीत की दुनिया में खो गई। अम्मा यानी कि श्यामा देवी के पति राम कुमार जी का बहुत अच्छा खेती बाड़ी का काम हुआ करता था। घर में रुपए पैसे की कोई कमी ना थी। अम्मा याद करने लगी, जब बड़ा बेटा रमेश पैदा हुआ था तो राम कुमार जी ने पूरे कस्बे में लड्डू बंटवाए थे, और दूसरे बेटे सुरेश के पैदा होने पर तो बहुत बढ़िया दावत का इंतजाम किया गया था। लेकिन जब सीमा पैदा हुई थी बेटी, तो किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। सब लोग यही सोचते कि तीसरा भी बेटा होता तो ज्यादा अच्छा था। आखिर बेटे जितने भी हों कम ही लगते हैं। बेटों का बड़ा होते देख राम कुमार जी उनके लिए कारोबार शुरू करने की सोची। अपने खेती बाड़ी ही बहुत बढ़िया चल रही है तो कारोबार शुरू करने की क्या जरूरत है, कहते हुए श्यामा देवी जी ने ऐतराज जताया था। तो राम कुमार जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ नए बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे खेती बाड़ी में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं, कारोबार खुशी से संभालेंगे। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। तीनों बच्चों को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उच्च शिक्षा के लिए शहर भी भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटे पिता के साथ कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया, और उसके कुछ समय बाद ही राम कुमार जी ने दूर के रिश्तेदार में ही एक लड़की से बड़े बेटे रमेश का भी रिश्ता कर दिया। छोटा बेटा सुरेश अपने साथ ही पढ़ने वाली एक लड़की से विवाह करना चाहता था, सो कुछ ऐतराज के बाद उसे भी मंजूरी दे दी गई। दोनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी थे और बहुएं भी अपने साथ ससुर के हुक्म को सराखों पर रखती थी। भरा पूरा परिवार सुख से रह रहा था। श्यामा देवी और राम कुमार जी अपनी जिंदगी से पूर्णतः संतुष्ट थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को अपनी ही नजर लग जाती है। कुछ समय बाद ही कारोबार में घाटा आना शुरू हो गया। राम कुमार जी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हो रही है।
जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि दोनों बेटे ही उनसे छुपकर कारोबार में से अपनी मनमर्जी का पैसा निकाल रहे थे। सोचा कि किसी को क्या पता चलेगा, यदि थोड़ा सा निकाल भी लिया जाए तो। यह जानकर ही अपने ही दोनों बेटे कारोबार में सेंध लगा रहे हैं तो राम कुमार जी को झटका सा लगा। बेटों द्वारा की गई यह हरकत पिता के वसूलों पर नागवार गुजरी और हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। श्यामा देवी जी ने इतने बड़े दुख को झेल न पाई और सदमे में चली गई। पिता के रहते तो परिवार में फिर भी कुछ समन्वय बरकरार था, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ टकराव रहने लगा। कुछ ही वर्ष बीत गए। अब भाइयों के बीच में का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बेटों और बहुओं ने मां के सामने बंटवारा करने का प्रस्ताव रख दिया। अम्मा बंटवारा करने के पक्ष में ना थी। बेटी सीमा ने अपने भाइयों को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन भाइयों ने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम इस मामले में दूर ही रहो तो अच्छा होगा। और फिर वही हुआ जो दोनों भाई चाहते थे। रिश्तेदारी के कुछ बड़े बूढ़ों की सलाह लेकर अम्मा ने कारोबार और जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। रहा मकान का सवाल तो उसमें भी एक दीवार डालकर 2 हिस्से कर दिए गए और साथ ही बहुओं की रसोई भी अलग कर दी गई। मकान की 2 टुकड़े में कर दिया गया, लेकिन अम्मा के दिल के कितने टुकड़े हुए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा सहमति के साथ हो गया, लेकिन अम्मा ने बड़ी बहू के साथ रहना सुनिश्चित किया। बड़ी बहू को भी कोई परेशानी ना थी, क्योंकि तब तक तो अम्मा रसोई का सारा काम कर दिया करती थी। बड़ी बहू अम्मा का पूरा सम्मान करती थी, लेकिन वक्त द्वारा दी गई जख्मों के कारण अम्मा भी बीमार रहने लगी और धीरे धीरे काम करने में भी असमर्थ हो गई। समय बीतता गया। बूढ़ी माँ और भी अधिक बूढ़ी हो गई तथा उपेक्षित हो चुकी थी। पहले जो पोता पोती अम्मा के चारों ओर मंडराते रहते थे, अब उन्हें भी अम्मा से कोई मतलब ना होता था। अब बड़ी बहू को भी अम्मा को अपने साथ रखना अखरने लगा था, लेकिन अब बूढ़ी विधवा माँ को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि माँ का बंटवारा कैसे किया जाए। इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा था। दोनों बेटों में से कोई भी अपने साथ अम्मा को रखने के लिए तैयार नहीं था। वक्त द्वारा घाव दिए जाने से शायद अभी बाकी थे, क्योंकि कोई भी बहू माँ के खाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। 2 वक्त की रोटी देने के लिए बेटे बहुओं को महज अम्मा के दिल को चीर रही थी। यह वक्त की निष्ठुरता ही थी कि जिस माँ ने उन्हें 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, खुद की नींद हराम करके अपने बच्चों की चैन की नींद छुड़ाया, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा कर आज वही बच्चे अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला ले लिया जिससे उनकी समस्या का समाधान हो तो गया, लेकिन माँ की ममता पर तार तार हो गई। जिसने भी सुना अपनी हैरानी को रोक ना पाया। तय किया गया कि 1 महीना माँ बड़े बेटे के पास रहेंगी और 1 महीना छोटे बेटे के घर में। अम्मा जिसके पास रहेंगी वही अम्मा की पेंशन का भी हकदार होगा। अम्मा का खर्चा और दवाइयों का खर्च भी उसी पेंशन में से ही किया जाएगा। 1 तारीख होने पर अम्मा के छोटे बेटे बहू के हिस्से में पहुंचा दिया गया। छोटी बहू ने एक स्टोर रूम खाली करवा कर अम्मा को रखने का इंतजाम कर दिया, जहां एक छोटी सी खाट, पुराना बिस्तर, एक थाली और लोटा देकर अम्मा को बिठा दिया गया। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपनी उपेक्षा को मन में समेट कर थाली और लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतजार करती रहती कि कब खाना मिले और कब पेट की भूख को शांत कर सके। बूढ़ी आंखें दरवाजे की तरफ देख ही रही थी कि सामने किसी को आते देख अचानक चमक उठी। देखा तो बेटी सीमा अम्मा से मिलने आई थी, लेकिन अपनी माँ की ये हालत देख बेटी चैन ना पाती थी। कितनी बार कहती थी कि अम्मा चलो तुम अपने घर ले चलते हैं, वहाँ तुम आराम से रहना, लेकिन अम्मा अपने वसूलों का वास्ता देकर उसके साथ जाने से इनकार कर देती। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठे बैठे अम्मा अपना चश्मा उतार कर देखने लगी। सोचने लगी कितनी बार बड़ी बेटे से कहा था चश्मा ठीक करा देने के लिए, पर बड़ी बहू तमतमाते हुए कहती है कि छोटे बेटे के घर जाओगी तो वहाँ अलापना अपने चश्मे का राज। तुम्हारी पेंशन के सारे पैसे दवाइयों पर लग चुके हैं। आज छोटा बेटा सुरेश जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा था तो अम्मा ने आवाज लगाई,
बेटा, यह मेरा चश्मा टूटा है, कुछ नजर नहीं आता, आज ऑफिस से आते वक्त इसे ठीक करा कर लाना। कांपती आवाज में अम्मा बोली। अरे अम्मा, कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो मत टोका करो, इस उम्र में चश्मे की क्या जरूरत है, कोई कागजी काम तो करती ना हो। तुम बेचारी लाचार। बेबस अम्मा अपने आंखों में आंसू को छुपाने की कोशिश करते हुए वापस टूटा चश्मा पहनकर बैठ जाती है। आज छोटी बहू ने घर में किटी पार्टी रखी थी। घर में कुछ चहल पहल हो रही थी, खाने पीने का काफी सामान लाया जा रहा था। अम्मा देखकर सोच रही थी, लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, सोचकर अम्मा मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन ये क्या, थोड़ी ही देर में छोटी बहू आई और अम्मा की थाली में खिचड़ी डालकर जल्दी बनी और अम्मा को बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत देकर गई। अम्मा मायूस होकर खिचड़ी खाने ही लगी कि देखा लोटे में पानी नहीं था। अरे छोटी बहू, लोटे में पानी तो डालती जाओ, प्यास लगी है। लेकिन इतने तक तो छोटी बहू वहां से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद वह धीरे धीरे लाठी की टेक से बाहर तक आई और बोली, छोटी बहू पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। देखा तो बाहर छोटी बहू की सहेलियों की दावत चल रही थी और छोटी बहू उन्हें अपना सोने का हार दिखा रही थी जो उसे सुरेश ने ला कर दिया था। छोटी बहू अम्मा को देखते ही उबल पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे वापस कोठरी में बिठा दिया। जब कहा था कि बाहर नहीं निकलना, तो फिर ऐसा क्या मुसीबत आ पड़ी? थोड़ी देर प्यासी नहीं बैठ सकती थी क्या? अम्मा को डांट फटकार कर छोटी बहू वापस अपनी सहेलियों के पास जाकर हंसी ठिठोली करने लगी। कुछ दिन और बीते। बूढ़ी माँ खाना खाकर अभी अपनी चारपाई पर ही बैठी हुई थी कि देखा सामने से छोटा बेटा सुरेश अपने कमरे से निकल रहा था। पीछे पीछे छोटी बहू और पोती पोता भी बड़े बड़े बैग उठाकर जा रहे थे। लाठी टेकते हुए छोटे बेटे के पास आ पहुंची। सुरेश बेटा, छोटी बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ, बच्चों की कॉलेज की छुट्टियां हैं तो हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, छोटे बेटे ने बोला। तो अम्मा की जिज्ञासा तुरंत उदासी में तब्दील हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, छोटी बहू, मैं रोटी कैसे खाऊंगी, मुझसे भूखा नहीं सोया जाता। अम्मा की बात सुनते ही बहू तबाक से बोली, अरे अम्मा, आज महीने की आखिरी तारीख है, कल से तुम्हें रखने की बारी बड़े भैया की है और भाभी की है। हमने उन्हें कह दिया है, कल सुबह वो आकर तुम्हें ले जाएंगे और अगर रात को भूख लगे तो बिस्किट खा लेना। कहते हुए छोटी बहू ने उनके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया और ये सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए चलते बने। अम्मा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को माँ के आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता था, माँ की थपकियों से सुकून मिलता था, माँ की लोरियां सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ की जिम्मेदारियों से कैसे दूर भाग रहे हैं। बेचारी बूढ़ी अम्मा को जब भूख लगी तो 2 बिस्किट खाकर पानी पीकर सो गई। अगले दिन का सूरज उगा तो अम्मा को थोड़ी आशा जगी। सुबह सुबह अम्मा अपना संदूक और बाकी सामान तैयार करके अपनी कोठरी से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ गई कि बड़ी बहू अभी आती होगी मुझे लेने के लिए। देखते देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अम्मा की खैर खबर किसी ने ना पूछी। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रही, लेकिन कोई लेने ना आया। भूख से बेहाल अम्मा ने बैठे बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही बड़े बेटे के घर चली जाऊं, 2 कदम की दूरी पर तो है। लेकिन फिर यही सोचकर बैठ जाती कि ऊंच नीच सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गया तो चारपाई पकड़ने की नौबत आ जाएगी। आखिर थक हार कर अपनी किस्मत को कोसती हुई फिर वापस अपनी चारपाई पर जाकर पड़ गई। जैसे ही लेटी उनकी आंख खुली तो देखा बड़ा बेटा रमेश अम्मा के सामने खड़ा है। अम्मा, अम्मा चलो तुम्हें लिए चलता हूँ। रमेश बेटा आ गए, सुबह से तेरी राह देख रही थी, कहते हुए अम्मा सारे गिले शिकवे भूल कर बड़े बेटे के साथ चल दी। बड़े बेटे के घर पहुंची तो देखा जिस कमरे में अम्मा रहा करती थी वहां से अम्मा का सामान उठा दिया गया था। अम्मा को पीछे के कमरे में बने छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह दे दी गई थी, लेकिन अम्मा ने वहां रहना भी चुप करके स्वीकार कर लिया, यह सोचते हुए कि कम से कम बड़ी बहू के घर खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से ही भूखी प्यासी अम्मा को जब खाना मिला तो खुशी के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी।
वक्त की मार थी कि जो श्यामा देवी जी अपने पति के जीते जी राज किया करती थी, आज दाने दाने की मोहताज हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर अम्मा ने भगवान का नाम लेकर अपने दैनिक कार्य निपटा कर दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतजार करती रही कि बहू बच्चों में से कोई ना कोई तो उनके पास आएगा, उनका हाल चाल पूछेगा और कुछ खाने को देगा। लेकिन अम्मा को निराशा ही हाथ लगी। फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। काफी देर तक घर में से खाना बनने की आवाज आ रही थी और उसके बाद आवाजें आनी बंद हो गई। चाय पीने को बेताब अम्मा इंतजार करते करते जब थक गई तो सोचा कि खुद ही उठकर बहू से चाय लेकर आती हूँ। लाठी की टेक से चलकर जब अम्मा भोजन कक्ष में पहुंची तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। अम्मा को देखते ही वहां सन्नाटा सा छा गया। अगले ही पल बहू उबलते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरापन कहाँ लेकर जाओगी अम्मा? अम्मा हैरानी से सब काम उतारने लगी। शायद बहू की बात का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था। अम्मा को अरे तुम्हारे बेटे को दफ्तर जाने की जल्दी थी और बच्चों को नौकरी का भी समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी सबको खिला पिला रही थी। तुम्हें भी जल्दी ही चाय देने आती हूँ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। चिल्लाते हुए बड़ी बहू पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। अम्मा मन महसूस कर वापस अपने कमरे में आकर चौखट पर बैठ गई। सोचने लगी कि यही बड़ी बहू है थी जो बच्चों के पैदा होने पर मिस्री घुले शब्दों में इतना लाड लड़ाती थी कि सगी बेटी भी क्या दिखाएगी। एक तरफ तो अम्मा बच्चे और बहू की देखभाल करती थी और दूसरी तरफ पूरा घर संभाल लिया करती थी। आज भी वही बहू है और वही अम्मा है। परिवर्तन आया है तो केवल परिस्थितियों में। अब अम्मा बूढ़ी हो गई हैं तो दूध में गिरी मक्खी हो गई हैं, जिसे सबने निकाल कर फेंक दिया है। कहते हुए अम्मा की आंखें भर आई। अम्मा दिन भर इंतजार करती रही लेकिन उनके कमरे में अपने आप कोई नहीं आता था। उम्र के इस पड़ाव पर अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी आ जाती थी तो अम्मा का हाल चाल पूछ कर चली जाती थी, क्योंकि उसे भी कोई चाय पानी तक नहीं पूछता था। और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ को भला कितनी देर तक रुक सकती थी। एक दिन अम्मा के कमरे की सफाई करवाते हुए बड़ी बहू की नजर अचानक अम्मा के संदूक पर गई, जिस पर हमेशा ताला लगा हुआ था। बड़ी बहू को थोड़ा संदेह हुआ कि अम्मा ने अपनी बेटी के लिए संदूक में कुछ गहने या पैसे छुपा कर रखे होंगे, जो अम्मा अपने संदूक के पास किसी को भटकने तक नहीं देती है। जिस भी घर में रहे अपना संदूक साथ लेकर जाती है। क्यों अम्मा, सारी जायदाद तो बंटवारा कर दिया है, इस संदूक में जो खजाना है उसे क्या ऊपर लेकर के जाओगी अपने साथ? बड़ी बहू ने चतुराई से बात करते हुए अम्मा के संदूक का राज जानना चाहा। तो अम्मा ठिठक गई। नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे हाथ मत लगाना। कहते हुए अम्मा संदूक के पास आकर बैठ गई। अम्मा के इस तरह के बर्ताव से बड़ी बहू का शक और गहरा गया। जरूर इसमें कोई ना कोई कीमती चीज छुपा कर रखी है अम्मा ने, जो हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई। लेकिन संदूक खुलवाने के इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति से कहकर अपने देवर देवरानी और अपनी ननद सीमा को बुलावा भेज दिया। शाम तक सब इकट्ठे हो गए और अम्मा के कमरे में पहुंच गए। अम्मा जी यह सब देखकर हैरान थी कि आज तक उसके कमरे में किसी ने कदम तक नहीं रखा था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब इकट्ठे होकर उसके पास आ खड़े हैं। अभी वह इतनी भी बीमार नहीं है थी कि प्राण ही त्यागने वाली हो। अभी अम्मा हैरानी से सोच विचार कर ही रही थी कि बड़े बेटे ने अम्मा की विचार श्रृंखला को भंग करते हुए कहा, अम्मा, आज तुम्हारा संदूक खोलना है। हम भी तो जाने आखिर इसमें क्या है। संदूक का नाम सुनकर अम्मा कुछ हैरान सी हो गई और सकपकाते हुए बोली, नहीं, इसे नहीं खोलने दूंगी। मैं तो नहीं दिखा सकती इसमें क्या है। जरा खोल कर दिखाओ तो अम्मा, सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें गहने और पैसे छुपा कर रखे हैं। साबित कर दो कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने और जिद नहीं की। अब
अपनी चारपाई से उठकर संदूक का ताला खोलने लगी। देखना चाहते हो मेरे संदूक में क्या है? तो लो देखो, कहते हुए अम्मा ने संदूक का ढक्कन जैसे ही उठाया तो चारों लोगों की, बहू बेटियों की और बेटों की अवाक रह गए। उनकी इस दशा को मानो सांप सूंघ गया हो। रोटियां, अम्मा तुमने यह रोटियां संदूक में रखी है? बड़ा बेटा आश्चर्यचकित होकर के कहा, हाँ बेटा, इसलिए यह संदूक मुझे जान से भी प्यारा है। कहते हुए अम्मा का गला रुंध गया। लेकिन माँ, यह तो केवल सूखी रोटियां हैं, तुमने इन्हें खजाने की तरह संदूक में क्यों छुपा कर रखा है? बेटी, हर सप्ताह रविवार के दिन यह सब लोग खाना खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उस दिन के लिए ही मैं इनको बचा कर रखती हूँ। कहते कहते अम्मा की आवाज भारी और आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। अपनी माँ की ये हालत देखकर बेटी भाव विभोर हो चुकी और भौचक्की सी रह गई। फिर अपने दुख और पीड़ा पर नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी हाथ में लेते हुए कहा, माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ, ये रोटियां तो सूखी हैं, तुम इन्हें कैसे खाती हो? बेटी, यह मजबूरी सब कुछ करा देती है। जब पेट भूखा होता है तो तरीके भी अपने आप निकल आते हैं। मैं इन रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगो कर रख देती हूँ। जब यह थोड़ी नरम हो जाती हैं तो चबाने लायक हो जाती हैं। इन्हें खाकर अपना पेट जैसे तैसे भर लेती है। अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखकर सीमा उसके गले लगकर फूट कर रो पड़ी। पास में खड़े बेटे और बहुएं ये सीन देखकर जमीन में गड़े जा रहे थे। रमेश और सुरेश दोनों बेटे अम्मा जी की ये हालत देखकर अम्मा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। तो दोनों बहुओं को भी अपने गलती का एहसास हुआ। अब दोनों बेटे ने तय किया कि अम्मा आज से जिस भी घर में रहना चाहे वहां रहेंगी और अम्मा के लिए कोई अलग से कोठरी नहीं दी जाएगी। अब अम्मा उनके साथ उनके बीच रहेंगी। दोस्तों, आप लोग खुद ही समझदार हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि आज बुजुर्गों के साथ इस तरीके के बर्ताव किए जा रहे हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग माता पिता का ख्याल रखें, क्योंकि जिंदगी में माता पिता सिर्फ एक बार मिलते हैं। इसलिए जब तक है उनका सेवा सत्कार करें।